नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं नहीं घट रही हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री कौन होगा अब तक फैसला नहीं हो पाया है। दो डिप्टी सीएम कौन होंगे अब तक फैसला नहीं हो पाया है। तीनों पार्टियां एक साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, उनमें कोई मनमुटाव नहीं है, अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, वक्त और जगह तय कर दी गई है। आजाद मैदान में दोपहर करीब 1 बजे 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण तय हुआ है। लेकिन इस शपथ ग्रहण को तय करने के पीछे कोई खेल तो नहीं है। ये वक्त, समय, जगह तय करने के पीछे कोई खेल तो नहीं है। इस वीडियो में आज समझेंगे जरा कि शिंदे और शाह के बीच में सहमात का खेल कैसे चल रहा है। महाराष्ट्र में चुनावों के दरमियान शतरंज की बिसात ऐसे नहीं बिछी थी जो नतीजों के बाद बिछी है। अब हर मोहरा एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है और घोड़ा जो 2.5 चाल चलना चाहिए था वो 4.5 घर चल रहा है। शिंदे सतारा में अपने गांव में बैठे हैं, ऐसे में शपथ ग्रहण की तारीख कैसे आई? क्या बीजेपी शिंदे से डरी हुई है? शिंदे चाहते क्या हैं? अजित पवार से भी भाजपा को क्यों खतरा महसूस हो रहा है? यह सारा एक ही कड़ी में जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। दरअसल 288 की असेंबली में 233 सीटें महायुति को एक भारी भरकम प्रचंड बहुमत मिला है। 132 तो भाजपा की अपनी है, 59 सीटें शिंदे साहब की हैं। अजित पवार के पास भी 41 सीट है। अब ऐसे में जब इतना प्रचंड बहुमत है तो क्यों एक दूसरे से सब डरे हुए हैं? तीनों के बीच अविश्वास क्यों है? सबसे पहले हम आते हैं कि शिंदे गांव में बैठे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। फिर आएंगे पवार से क्यों डरी है भाजपा, उसकी वजह को समझेंगे। दरअसल शिंदे को मुख्यमंत्री पद में रुचि नहीं है। उन्होंने उस पर तो समझौता कर लिया है, लेकिन वो 3 बड़े मंत्रालय चाहते हैं। यह आपको पता होगा, गृह मंत्रालय, शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण। ये 3 मंत्रालय अकेले चाहते हैं शिंदे की शिवसेना के पास रहे। शिंदे खुद सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इसके पीछे भी एक खेल है। दरअसल भाजपा बार बार एकनाथ शिंदे को सरकार में लाना चाहती है, डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। शिंदे की पार्टी की तरफ से एक नाम बार बार उछला, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र, डिप्टी सीएम के लिए। उस बारे में कुछ भाजपा के साथ या भाजपा का पक्ष रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि श्रीकांत शिंदे के पास वो अनुभव नहीं है जिसकी वजह से वो डिप्टी सीएम बने या भाजपा उनको डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो। ये एनालिसिस करने वाले विश्लेषक भूल जाते हैं कि मनोहर लाल खट्टर के पास कोई विधायी अनुभव नहीं था, शर्मा के पास कोई विधायी अनुभव नहीं था, मोहन यादव के पास न के बराबर विधायी अनुभव था और ये सारे मुख्यमंत्री बनाए। इस भाजपा में विधायी अनुभव महत्वपूर्ण है ही नहीं। यहां पर एटीएम बन करके, सिर्फ सिंबल के नाम पे, स्टाम्प बन करके कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति चाहिए। श्रीकांत शिंदे के जो तेवर हैं वो एकनाथ शिंदे वाले तेवर हैं और श्रीकांत शिंदे की मैच्योरिटी एकनाथ शिंदे से कम है, इसलिए वो कई बार आक्रामक हो जाते हैं। इस आक्रामकता से डरती है भाजपा। दरअसल भाजपा हमेशा से शिवसेना की आक्रामकता की वजह से ही बैकफुट पर रही। जिस दौर में छोटे भाई की भूमिका में रही, उस दौर में शिवसेना महाराष्ट्र के अब तक के इतिहास के सबसे आक्रामक नेता बाल ठाकरे के हाथ में हुआ करती थी। बाला साहब के हाथ में जब शिवसेना की कमान थी तो छोटे भाई की रोल में मजबूरन भाजपा बनी रही और बार बार कहते रहे बाला साहब ठाकरे कि जो हम चाहेंगे कमलाबाई वही करेगी। उस दौर के बाद उद्धव का सॉफ्ट नेचर, उद्धव अब तक के शिवसेना के इतिहास में अगर कहा जाए तो सबसे सॉफ्ट लीडरशिप के रूप में उद्धव थे। लेकिन उद्धव के
की भी जो परंपरा थी, आक्रामक परंपरा, उस परंपरा और बीजेपी के धोखेबाजी की वजह से उद्धव हाथ से निकल गए। एकनाथ शिंदे वो मजबूरी थे जो भाजपा को सत्ता में ला सकते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे भाजपा को सूट करने वाले नेता नहीं है, खासकर सत्ता से बाहर रह करके तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। अगर उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे तो खतरे क्या क्या है समझिए। एकनाथ शिंदे जानबूझकर इस बार सत्ता से बाहर रहना चाहते हैं ताकि वो छोटे भाई की भूमिका से बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना को ला सके। दरअसल एकनाथ शिंदे का जो कुछ अंदरूनी आसपास के लोग बता रहे हैं, उनका मकसद है कि इस बार सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के हर जिले में संगठन को मजबूत करें, जिले जिले में जाएं, कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करें। और अगर एकनाथ शिंदे ये काम कर पाए, सरकार से बाहर रह करके उनके लिए बहुत आसान होगा। तो अगर वो ये काम कर पाए तो अगले ही चुनाव में भाजपा के सामने बड़ा संकट होगा। उन्हें या तो बड़े भाई से जुड़वा भाई बनना पड़ेगा और नहीं तो छोटा भाई बनना पड़ेगा। भाजपा इस बात को भांप रही है, इसलिए बार बार एकनाथ शिंदे को सरकार में खींचना चाह रही है। दूसरा डर अजित पवार से है। एकनाथ शिंदे के सरकार में न होते, जैसे ही एकनाथ शिंदे सरकार से आउट हुए, कोई भी डिप्टी सीएम हुआ, अजित दादा पवार को महाराष्ट्र की सियासत में जानने वाला बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि अजित दादा पवार जहां पर थोड़ा सा सामने वाला पक्ष कमजोर पड़ा तो तुरंत वो चेक और मेट कर देंगे, एक ही बार में सह और फिर मात, यानी वो सरकार पर पूरी तरह से शिकंजा कस लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जिस स्टाइल के पॉलिटिशियन हैं, उस स्टाइल के पॉलिटिशियन कभी भी अजित दादा पवार जैसे पॉलिटिशियन को काबू में नहीं रख पाएंगे। अजित दादा पवार सीएम भले न रहे हों, लेकिन देवेंद्र फडणवीस गाड़ी तक छोड़ने आते रहे हैं, गाड़ी का कार का दरवाजा खोलते रहे हैं अजित पवार के लिए। उसको सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता है, लोग शिष्टाचार का हिस्सा कहते हैं, सम्मान देना कहते हैं, लेकिन उससे आगे की कड़ी ये जरूर समझना होगा कि किस मनोवृत्ति का कौन सा सियासतदान है। जब शरद पवार की बात होती है तो महाराष्ट्र में हर राजनीतिक पंडित यही कहता है कि शरद पवार की सियासत को समझना नामुमकिन है। यहां तक उनके भतीजे अजित पवार ने हालिया दिनों में एक स्टेटमेंट में कहा कि ताई भी, यानी शरद पवार की पत्नी भी, शरद पवार के मन में क्या चल रहा है नहीं भाप पाती है। और जो लोग शरद पवार को करीब से जानते हैं वो तो बताते हैं कि बायां हाथ क्या करने वाला है दाहिने को नहीं पता होता है। तो ये मनोवृत्ति ही जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स शरद पवार की, यही शरद पवार की यूएसपी भी बन जाती है। तो इसीलिए मैं इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अजित दादा पवार की जो राजनीतिक स्टाइल है, अगर उनके सामने उसी मिजाज के शिंदे न रहें तो पूरी सरकार को कैप्चर कर सकते हैं, शिकंजे में कर सकते हैं, और फिर उस शिकंजे से निकलना मुश्किल होगा। अजित दादा अपने हिसाब से काम करवाते रहेंगे, पूरी सरकार को चलाते रहेंगे। अजित दादा पवार के पास वित्त मंत्रालय चला जाए, गृह मंत्रालय शिंदे की पार्टी के किसी नेता के पास चला जाए, अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी भी शिंदे खेमा में चला जाए, तो फिर मुख्यमंत्री करेगा तो क्या करेगा? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पास काम क्या रहेगा फीता काटने के अलावा? और वो फीता काटने में भी, अगर कहीं फीता काटने का मौका भी आता है तो शिंदे खेमे का जो मंत्री होगा, होम मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी, वो फीता काटने के लिए हो सकता है अपने प्रमुख को बुला ले, एकनाथ शिंदे को बुला ले। अजित दादा के विभाग में, मंत्रालय में या उनसे जुड़े मंत्रालयों में जो काम होगा, हो सकता है अजित दादा पवार ही वहां फीता काटने जाएं। तो फिर फीता काटने वाले विभाग भी नहीं रह जाएंगे, फीता भी नहीं काटने का मौका मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री को सिर्फ अपने जूते का फीता ही बांधने का मौका मिलेगा और वही खोलने का मौका मिलेगा, फिर फीता काटने का भी मौका नहीं रह जाएगा। ये ऐसी पूरी परिस्थितियां हैं, ये पूरा एक चक्रव्यूह सा तैयार हो गया है महाराष्ट्र में, जहां पर भाजपा अजित पवार से डर रही है। अजित पवार को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, संतुलन के लिए शिंदे को चाहती है सरकार में। शिंदे सरकार में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि दो चीजें समानांतर, एक कहने के लिए कि सीएम से डिप्टी सीएम, दूसरा उनका जो हिडन एजेंडा है, मकसद है उनका, वो है शिवसेना को बड़ा भाई बना देना, बड़े भाई की भूमिका में ले आना। शिंदे और शरद पवार के संबंध
और शरद पवार की राजनीति जो लोग समझते हैं, उनको खतरा भाजपा के भीतर ये भी नजर आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद या अगली लोकसभा में या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना बाला साहब की शिवसेना के बराबर ताकतवर नजर आने लगे, तो ये एकनाथ शिंदे और शरद पवार एक साथ खड़े हो जाएं। ये एकनाथ शिंदे के लिए भी नामुमकिन नहीं है और शरद पवार के लिए तो कतई नामुमकिन नहीं है। तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ अगर आ गए, उस दिन भाजपा, वो भाजपा जो शिवसेना को इस मकसद से तोड़ी कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, उद्धव और एकनाथ दोनों को खत्म कर लेगी। एनसीपी इसलिए तोड़ी कि शरद पवार नाम का जो खूंटा है, स्तंभ है, वो स्तंभ, वो खूंटा, वो खंभा उखड़ जाएगा महाराष्ट्र की सियासत से और अजित पवार निपट जाएंगे। लेकिन भाजपा ने एक साथ, वहां पर उद्धव को खत्म नहीं माना जा सकता, एक साथ 4 खंभे गाड़ दिए और वो चारों खंभे ऐसे संतुलन में आ सकते हैं कि एक ही लाइन, आपने देखा होगा बिजली के खंभों से कैसे एक खंभे से दूसरे खंभे तक तार जुड़ता है, एक ही वायर, एक ही लाइन कहीं से 44,000 की लाइन आए और चारों खंभों को कनेक्ट कर दे। ये कभी भी संभव है। अगर शिवसेना के एकनाथ शिंदे और यूबीटी वाले शिवसेना के उद्धव के बीच नहीं बनती है बात, नहीं समीकरण बनता है, तो वो समीकरण बनाने का काम शरद पवार और शिंदे के संबंध कर सकते हैं। और एक बातचीत में, बड़े निजी बातचीत में भाऊ के सामने एक बात आई थी, अशोक वानखेड़े जी के सामने महाराष्ट्र में बातचीत में, कि एक नेता जो कंफर्टेबल, अगर वो कांग्रेस में या एनसीपी में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ये बात हुई कि चलो वहां नहीं जा सकते तो शिवसेना में तो आ सकते हैं। तो ये समीकरण अगर अजीत पवार और शरद पवार ये फिर से एक साथ नहीं आ सके, हालांकि शरद पवार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो तमाम ऐसे रास्ते हैं कि अगर कंफर्ट जोन शिवसेना, एकनाथ शिंदे का कंफर्ट जोन उद्धव के साथ नहीं है, तो वो रास्ता शरद पवार तैयार करते हैं। अगर अजीत दादा, हालांकि अजीत दादा तो कभी भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन अजीत दादा या उनके साथी अगर कहीं पे थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे या कोई ऐसा शख्स होगा अजीत दादा के साथ जो शरद पवार के खिलाफ ज्यादा जुबान खोल चुका होगा, उस पर आपत्ति होगी, तो वो वाया उद्धव पार्ट बन सकता है। यानी ये मैंने कहा, चारों खंभों पर एक ही जो है पावर हाउस से निकला हुआ वायर कभी भी जुड़ सकता है। इस बीच में सरकार तक आने के लिए भाजपा ने जितने हथकंडे अपनाए, आज वो सारे के सारे उसी को झटका देने की आशंकाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में जो मैंने कहा कि आखिर वक्त, जगह, तारीख कैसे मुकर्रर हुई, ये कहीं एक जो सहमात का मैंने खेल कहा था, क्यों कहा था, ये कहीं एकनाथ शिंदे जो सतारा में अपने गांव में बैठ गए हैं, उनको संदेश देने के लिए, डराने के लिए, क्योंकि भाजपा साम दाम दंड भेद, ये तो आम तौर पर कहा जाता है, कोई सामान्य विश्लेषण भी कहता है कि ये तो चारों कलाओं में पारंगत है और सबका इस्तेमाल करती है। तो क्या ये 5 दिसंबर की तारीख, 1 बजे का वक्त, आजाद मैदान की जगह इसलिए तय कर दी है कि शिंदे के मन में एक संदेह पैदा कर दें कि हम तुम्हारे बगैर भी सरकार बनाने के लिए सोच सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना किस कदर घातक हो सकता है वो आप समझिए। शिवसेना में औरंगाबाद पश्चिम के विधायक हैं संजय सिरसाट, शिंदे गुट के बड़े कहते हैं ना आक्रामक नेता, फायर ब्रांड नेता हैं। उन्होंने एक लाइन से गिनती जो गिना दी है, वो गिनती पढ़ करके पहाड़ा भूल जाएगी भाजपा, ऐसी गिनती बताई है। उन्होंने कहा इस चुनाव में सबसे ज्यादा रैली किसने की, एकनाथ शिंदे ने। मराठा आंदोलन को मैनेज किसने किया, एकनाथ शिंदे ने। मराठाओं को आरक्षण देने की बात कह करके उनका वोट किसने खींचा, एकनाथ शिंदे ने। योजनाएं तो पहले से ही ढेर सारी थी, लेकिन उन जो है योजनाओं को एक नई शक्ल, नया चेहरा दे करके जनता के बीच घुसाया किसने, एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे के वजह से ही ये महायुति 233 पे पहुंची है, ये संजय सिरसाट खुल के कहते हैं। और इसके साथ ये जोड़ते हैं, एक बात और ऐसी जोड़ दी कि अगर बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बिगड़ी
तो महाभारत महायुति में हो जाएगी, उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि फिर जनता के बीच क्या मुंह लेकर के जाएगी भाजपा, क्योंकि इस महायुति के प्रचंड बहुमत के पीछे जो सामान्य रणनीतिकार या विश्लेषक जो सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, वो लाडली बहना योजना के तर्ज पर जो योजना आई वहां पर बहनों के लिए, उस योजना को बता रहे हैं। संजय सिरसाट यहां तक बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे की योजना थी। इस योजना को लाए जाने के वक्त अजीत पवार ने इस योजना का विरोध किया था। अब अगर एकनाथ शिंदे या उनके सांसद, उनके विधायक, उनकी पार्टी के नेता इस रुख पर उतर आए कि जिस योजना की वजह से महायुति को जीत मिली है, ये बताया जा रहा है, वो योजना अकेले और अकेले एकनाथ शिंदे की योजना थी, दूसरा पार्टनर उस योजना का विरोध कर रहा था, तो फिर सरकार बनने से पहले ही डिफेम हो जाएगी, सरकार बनने से पहले ही उस पर धब्बा लग जाएगा। वही कहते हैं ना कि चांद में धब्बा है, लेकिन वो धब्बा दिखता है जब चांद निकलता है तब, बगैर चांद निकले नहीं धब्बा दिखता ना। यहां पर बगैर सरकार बने धब्बा लगाना शुरू कर दिया, अभी से डेंट करना शुरू कर दिया। तो जो सरकार जो है अभी वही है कि गाड़ी रोड पर निकली नहीं और डेंट लग गया, अभी सरकार बनी नहीं और महाभारत छिड़ गई, युद्ध शुरू हो गया। ऐसे हालात में शिवसेना का जो मूल स्वभाव है आक्रामक स्वभाव, वो आक्रामक स्वभाव भी डरा रहा है। लेकिन इस सह और मात के खेल में, डरने और डराने के खेल में जीतेगा कौन, इस बात को समझने के लिए भाजपा के विधायक दल की जो बैठक है उस बैठक की तारीख पर नजर डालिए। वो बैठक की तारीख 23 नवंबर को नतीजे आए हैं, 28 नवंबर से दिल्ली में बैठकें शुरू हो गई हैं, उसके पहले तो बहुत सारी बैठकें हो चुकी थी। और जो दिल्ली में बैठक हुई वो टॉप लीडरशिप की बैठक थी, ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर जाकर के जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछना पड़ेगा। अगर उस सब बैठक के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक, कम से कम अपने विधायकों की तो बैठक कॉल कर सकते थे, वो अपने विधायकों की बैठक कॉल करने के लिए भी दिसंबर की 2 तारीख तक का इंतजार करना है। तो ये आप मान के चलिए कि शिंदे को डराने की कोशिश या उनके मन में संदेह डालने की कोशिश जितनी अमित शाह कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो खुद डरे हुए हैं। फिलहाल इस सहमात के खेल में, इस सियासी बिसात जो बिछा हुआ है, इसमें कौन सह को मात में तब्दील कर पाता है, क्योंकि सह सभी दे रहे हैं, यहाँ पर चेक सभी दे रहे हैं, लेकिन चेक के बाद मेट पर अब तक पहुंचा नहीं है कोई। अब ये चेक के बाद मेट पर, सह के बाद मात पर कौन पहुंचता है, इसको देखना होगा। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।